हूं और हमारे साथ आज यहाँ पर UKSSC के सचिव श्री संतोष बडोनी जी हैं, हमारे साथ ही पोल बहुगुणा जी भी हैं और विजय रावत जी यहाँ पर साथ हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद सर। एक बड़ी खबर अभी चल रही है, वीडियो के जो रिजल्ट निकला है उसके बाद बड़ी धांधले की बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो भी बातें चल रही हैं ये सोशल मीडिया में चल रही हैं, जो एक तरह से जिम्मेदारी का भरा मीडिया नहीं है। एक बात तो ये है, जो उसमें कुछ कह देता है उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है कभी। और दूसरी बात यह है कि जब कोई भी एग्ज़ाम आप इस तरह का बड़ा एग्ज़ाम करते हैं, बड़ा परिणाम निकालते हैं, तो उसकी तुरंत आलोचना होने शुरू हो जाती है, जो बेसिकली उन कैंडिडेट्स के द्वारा होती है जो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। वो इसका कारण एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है या कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज उसमें हो सकती हैं जो इस तरह की बातों को हवा देती हैं। तो इस तरह का जो आलोचना है वो हर परीक्षा में आती है और वो बेसिकली कुछ ज़्यादातर उनमें कोई तथ्य नहीं होता है जी। एक बाहर जो सहायक लेखाकार के कुछ बच्चे इकट्ठा हो रखे हैं, उनको ये डर है कि कहीं सहायक लेखाकार की परीक्षा रद्द ना हो जाए। बहुत मेहनत करी है उन्होंने, वो अभी मैठानी जी से मिलके भी गए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी तक उसको रद्द करने का कोई भी निर्णय नहीं हुआ या किसी भी तरह का कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और उसको हम कमीशन में बाकायदा रखेंगे। और वो ऐसे सब बातें, एक परीक्षा का निरस्तीकरण एक बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं कि एक आदमी उसमें डिसीजन कर ले या कमीशन में इस तरह से डिसीजन हो जाए। पूरा आयोग बैठकर उसमें पूरे विचार विमर्श के साथ और तथ्यों के साथ डिसीजन करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोग का छोटे से छोटा निर्णय भी जुडिशियल रिव्यू में जाता है। हर एक हम 442 रेट हमारे पास अब तक आ चुके हैं, तो हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू में जाता है, तो वो सारे डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी से होते हैं और जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाता तो ये कहना उचित नहीं है कि उसे निरस्त किया जाता। सर सबसे बड़ा सवाल एक ये उठ रहा है कि जब उत्तराखंड जो लोक सेवा जो आयोग है 2.5 लाख बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में करा सकता है, तो UKSSC क्यों एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं करा पा रहा है? नॉर्मलाइजेशन जो आप करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस बच्चे के जिसके नंबर है किसी का कम हो रहे हैं किसी के बढ़ रहे हैं, इसमें समझ नहीं पा रहे हो, असमंजस में बच्चे, तो एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें? आप UKSSC को UKPSC से कंपेयर ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कांच का गिलास और स्टील का गिलास। बेसिक बात यह है कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो एक ही परीक्षा से होता है। UKSSC के पास 3 चरण हैं परीक्षाओं के एक सिलेक्शन में, प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है और फिर इंटरव्यू है। इसलिए हमारा एग्ज़ाम जो सिंगल एग्ज़ाम है बहुत हाई स्टेक एग्ज़ाम है। दूसरी बात, जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं अभी वो शायद UKPSC भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सिंगल एग्ज़ाम है। जैमर हम लगा रहे हैं, बायोमेट्रिक हम हर एग्ज़ाम में कर रहे हैं, हर एक आदमी के हर लेवल पर कर रहे हैं। और उसके लिए आपको ये ऐसा सेंटर नहीं चुन सकते रीजनल या जो ऐसा सेंसिटिव एरिया नहीं चुन सकते जो वही एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। अगर 3 लाख बच्चों ने एक एग्ज़ाम दिया है और वो ख़राब हो गया तो आपको कम से कम सरकार को 7 करोड़ की इस पर व्यय आता है। तो बहुत सारी सेंसिटिविटी, हम UKPSC से आप हमारी तुलना करेंगे तो वो शायद उचित नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता है कि इस प्रकार के एग्ज़ाम हम करें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े? जब भी कोई एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा जाएगा, जो कि जाएगा, अभी तो आप 2.5 लाख का एग्ज़ाम करा रहे हैं, कल 4 लाख फॉर्म आ सकते हैं, 3 लाख तो पहुँचने वाले हैं, तो उसने अल्टीमेटली शिफ्ट में होना है। तो नॉर्मलाइजेशन से आप भाग पाएंगे ऐसा संभव है नहीं। नज़दीकी आपको कोई भी एग्ज़ाम ऐसा मिलेगा जब 6-6 लाख फॉर्म आएंगे, तब आप क्या करेंगे? तो नॉर्मलाइजेशन तो जब भी क्योंकि तब आप मेरे पास ज़्यादा शिकायत लेके आएंगे जब 3 शिफ्ट में से एक ही शिफ्ट से सब बच्चे निकल जाएंगे। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन है कि जो पेपर हो गया है उसके बाद उसके कठिन और इजी का रिस्पांस के आधार पे, पेपर होने के आधार पे रिस्पांस तय हो जाए और जो कठिन पेपर हुआ है उसमें बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क मिलता है, जो सरल पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा मार्क्स उनका घटता है, सरल हुआ है उसमें बढ़ता है और कठिन में थोड़ा घटता है। तो यही नॉर्मलाइजेशन जो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एक ही बैच से निकलेंगे तब आप शायद ज़्यादा शिकायत लेके हमारे पास आएंगे। अच्छा सर, अब की बार भी देखा गया कि 12 से अधिक क्वेश्चंस गलत थे जिनको बाद में डिलीट कर दिया गया। ऐसा क्यों होता है सर? पीछे भी एक पेपर था तो उसमें 332 प्रश्न गलत थे और फिर उनको डिलीट किया जाए कहीं ना कहीं ये, और जबकि कुछ अच्छे प्रश्नों को भी डिलीट किया गया सर। प्रश्नों का जो मामला है कि प्रश्नों को सेलेक्ट करना, उनको पेपर में रखना, उसके बाद पेपर में रखने के बाद उन पर आपत्ति लेना, वो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, वो एक बहुत ज़रूरी तरीका है। दूसरा, उस आपत्ति का निस्तारण करना, ये सब एक्सपर्ट बेस्ड सिस्टम है। इसमें आयोग जो है, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेते हैं और उनकी राय पे ही जो डिसीजन होता है वो लिया जाता है। जब पेपर हम आपत्ति प्राप्त करते हैं एग्ज़ाम में रखने के बाद क्वेश्चन को, तो हर आपत्ति को 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट देखते हैं।
जो राय देंगे, अगर वो समझते हैं कि प्रश्न इसको हटाने लायक है, डिलीट करने लायक, तो वो डिलीट होता है। जिसमें की चेंज है, माने ऑप्शन चेंज हो गया तो वो ऑप्शन चेंज किया जाता है। तो वो अक्रॉस द एग्ज़ाम एक ही है, ये नहीं है कि बंद होगा परीक्षा में ये हो गया। वो तो जब आलोचना हो जाती है तो प्रश्नों को भी उठा लिया जाता है, तो वो एक सही तथ्य नहीं है। और अक्रॉस द एग्ज़ाम ये प्रक्रिया है और विशेषज्ञ आधारित प्रक्रिया है। ये आयोग का कोई इसमें डिस्कशन नहीं है, ना आयोग इसमें कोई योगदान करता है। नहीं, पर सर आयोग कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र जब बनता है उसमें तो डिसीजन लेता होगा, और वो कमेटी जो आप बोल रहे हैं बाद में चयनित होती है कि प्रश्न अच्छा है या गलत, अगर वो शुरुआत में ही हो जाए पहले पेपर देने से पहले ही, तो ये प्रश्न है कि प्रश्न गड़बड़ क्यों हो जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक कि जो ज्ञान है, जो तथ्य हैं, वो बदलते रहते हैं। कभी कभी सामान्य ज्ञान जैसे परीक्षाओं में क्या होता है कि व्यूज़ हो जाते हैं, एक किताब में एक व्यू है, दूसरी किताब में दूसरा व्यू है। आप उत्तराखंड के इतिहास में खासतौर से इसे देखेंगे कि जितने भी राइटर्स ने लिखे हैं उन्होंने अलग अलग फैक्ट्स लिखे हैं, तो उनके आधार पर चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उसको फिर 3 एक्सपर्ट देखते हैं। तो प्रश्नों की गड़बड़ी होना या प्रश्नों में आपत्ति आने का कारण होना, ये कभी कभी पाठ्य सामग्री बदलने से, राइटर के व्यूज़ बदलने से, ओवर द टाइम फैक्ट्स और तथ्य बदलने से, तो इसलिए ये आपत्ति का मौका दिया जाता है कि वो जो गड़बड़ी है वो भी ठीक हो सके। अच्छा, इससे ही जुड़ा हुआ सर एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे मैंने अभी अध्यक्ष साहब का भी इंटरव्यू लिया था, तो उनका ये कहना था कि जो कोचिंग सेंटर हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग उनके उत्तर रहते हैं। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि बुक कौन सी पढ़ें और किसकी बुक पढ़ें, क्योंकि अभी जो आपने बता रहे हैं कि पर्सन अलग अलग हो जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में सेम क्वेश्चन आ रखा था, वहाँ एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी जो इसका वीडियो का एग्जाम हुआ उसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञ आधारित है। बुक्स हम कोई बुक रिफर ही नहीं करते। आयोग कोई भी सवाल तो उठाएंगे ना सर, फॉरेस्ट गार्ड में वो एक्सेप्ट हो गया वो सवाल, और अभी जो वीडियो का एग्जाम जो हुए थे उसमें एक्सेप्ट नहीं हो पाया यूके में, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न हमें दिखाएंगे तो अल्टीमेटली हम भी उसे एक्सपर्ट राय ही लेंगे। तो बेसिक मसला यही है कि हम कोई किताब रिकमेंड नहीं करते कि आयोग कोई किताब रिकमेंड करके इस किताब से। आयोग बेसिकली एक पाठ्यक्रम रिकमेंड करता है, हर एग्जाम के लिए एक पाठ्यक्रम देता है ट्रांसपेरेंसी से, और वो पाठ्यक्रम से हम एग्जाम लेते हैं। एनसीईआरटी, जहाँ एनसीईआरटी लागू है वहाँ एनसीईआरटी से, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जो चल रहा है जैसे पॉलिटेक्निक का पाठ्यक्रम है उसको हम रखते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हमारी चल रहा है उनको हम रखते हैं। तो उस हिसाब से हम एक पाठ्यक्रम देते हैं जो हमारे राज्य क्षेत्र में चल रहा है। तो हम बाकी बुक्स का रिकमेंडेशन हमारा काम नहीं है। बुक्स तो बच्चों को तैयार करनी है या विशेषज्ञों को रिफ़र करनी है, ये दोनों वहाँ है। चलिए एक प्रश्न सर, थोड़ा वीडियो पे आ जाते हैं दोबारा। जो अनियमितताएं आप बोल रहे हैं कि अनियमितताएं इस तरह से नहीं हुई हैं, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, वो ठीक हुआ है या सभी तरीके से, लेकिन कई कतिपय, मैं आपको एक उदाहरण थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, कतिपय ऐसे भी रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि आपके पड़ोस का एक बच्चा जिसको आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और वो ना तो पढ़ने में अच्छा था और ना ही किसी और चीज़ में, लेकिन उसका वीडियो में सिलेक्शन हो जाता है, और ऐसे कई टॉप पे बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं एक बात क्लियर करूंगा कि आयोग किसी भी गड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए और या कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और आयोग हर परीक्षा के परिणाम के बाद 15 दिन आपत्ति का समय देता है हर एक कैंडिडेट को। तो कोई कैंडिडेट अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो वो तथ्यात्मक शिकायत करे, न कि सोशल मीडिया में अनर्गल बातें करे। जिम्मेदारी उनको भी लेनी चाहिए। जिन्होंने देखे, जैसे आप कहें कि कोई पड़ोस में रह रहा है तो दिख गया, तो किसी ने देखा है तो वो उसका बात रखे। हम कहते हैं कि आपका सबका सहयोग चाहिए एग्ज़ाम इम्प्रूव करने के लिए, केवल आयोग ही एक पार्टी नहीं है इसमें, बहुत सारे पक्षकार, आप भी पक्षकार हैं, मीडिया भी एक पक्षकार है, बच्चे भी पक्षकार हैं, और उनको हम बार बार रेफरेंडम लेते हैं। आपने बहुत मौके हुए हैं जब हमने बच्चों से पूछा कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आयोग सबकी राय से काम कर रहा है और उनको मौका दे रहा है आपत्ति करने के लिए। तो वो ऐसी आपत्ति है तो तथ्यात्मक आपत्ति आयोग को दें, तो जरूर आयोग उसमें कार्रवाई। तो ये किस तरीके से दे सकते हैं सर? तो जो किसी को देना होगा वो आपके पास किस तरह से, पत्र के माध्यम से? हाँ, पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। हमारा ईमेल हर बच्चे को मालूम है, ईमेल पर दे सकते हैं। तो वो दोनों माध्यम से हमें दे सकते हैं। अभी तक कितनी आपत्ति इस वीडियो वाले मामले की आप तक पहुंची है बटुल जी? अभी 6-7 आपत्तियां मिली हैं, वो ज़्यादातर प्रश्नों से रिलेटेड हैं। जैसे आपत्तियां आपने उठाई वो नहीं हैं, पर प्रश्नों की आपत्ति जैसा मैंने बताया कि वो विषय विशेषज्ञ आधारित मसला है। तो जो अगर, और उसका मौका एक बार मिलता है, अगर बार बार आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते। अदरवाइज अभी आपने इनका ले लिया, चेंज हो गया, फिर दूसरे को कहेंगे कि ये चेंज आपने गलत कर दिया। तो एंडलेस भी ये प्रोसेस नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज हम रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए वो एक बार हो चुका है, तो वो जो अगर एक्सपर्ट्स ने उसे देखा है तो हम उनको बता देंगे कि भाई इसमें एक्सपर्ट गिरा है। तो इसमें आपत्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की हुई है कि इतने समय तक आपत्ति लेंगे, जिसकी भी कोई आपत्ति हो इतने तारीख तक दे दें, उसके बाद नहीं ले पाएंगे? जिस दिन हमने रिजल्ट निकाला है उसके 15 दिन तक का समय हम सब रिजल्ट्स में देते हैं। वो दो कारण है उसे देने के। एक
कि 2.5 लाख के बच्चों के डेटा के इससे रिजल्ट डेटा से उठाता है रिजल्ट को, तो कोई बच्चा हो सकता है कैटेगरी वाला छूट जाए जिसके नंबर भी हैं, वो आपत्ति करना चाहे। दूसरी तरह की ये आपत्ति हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि हमें और आपत्ति है इस परिणाम पर, तो वो आपत्ति वो दे सकते। नहीं सर, एक बड़ा, अब ये तो आम जनता है जिनके हम प्रश्न आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें एक ऐसा भी था कि 2016 में एक व्यक्ति ने पेपर दिया था, तब उसका 8वां नंबर आया था, और अब फिर दिया है तो उसका अब 3रा नंबर आया है, जबकि 2016 में अनियमितताओं के बाद वो पेपर कैंसिल करा दिया गया था। तो 2016 से लेकर 2022 तक उस व्यक्ति ने और पेपर नहीं दिए, अगर दिए भी हैं तो मुझे ध्यान शायद आ रहा है कि बंदरोगा में उनके केवल 46 नंबर हैं और यहाँ पर वो टॉप कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो ग्रेजुअल बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 8 नंबर आए, फिर 46 आए, फिर अब उनके 70-72 नहीं, 8वें नंबर पे, 8वें पायदान पे थे वो पहले। अच्छा, आपके रैंकिंग में 8वें पायदान पे थे, अब की बार वो 3रे पायदान पे हैं, लेकिन इससे पहले जो बंदरोगा पेपर हुआ उसमें 46 नंबर है। ये एक कारण नहीं हो सकता। जो बच्चा 6 साल से तैयारी कर रहा है तो कोई बच्चा कभी भी इम्प्रूव कर सकता है, और एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम अलग अलग होता है। कोई एग्ज़ाम किसी के लिए अच्छा हो जाता है, यही एग्ज़ाम दोबारा होगा तो दूसरे कैंडिडेट के लिए अच्छा हो सकता है। तो एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम अलग है, और हर बच्चा इम्प्रूव करता है तैयारी के साथ साथ। तो ये आप नहीं कह सकते कि उसकी तैयारी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, या कोई गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी का कोई तथ्य होना चाहिए मेरे ख्याल से। बडोनी जी, जिस तरीके की अफवाहें बाजार में हैं, उसके बाद में आयोग क्या निर्णय लेने वाला है? जिस तरीके की अफवाहें चल रही है मार्केट में बीडीओ भर्ती को लेके, क्या कुछ आयोग सोच रहा है, क्या कुछ करने वाले हैं आप? अफवाहों पे निर्णय लेना तो कोई संभव है ही नहीं जी, जब तक तथ्यात्मक बात ना हो, क्योंकि परीक्षा के बारे में ऐसा निर्णय लेना वो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है जो सेलेक्ट हुए हैं अपनी मेहनत से। तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी परीक्षा के लिए जांच का या किसी भी बात का निर्णय लेना अफवाह के आधार पर नहीं हो सकता, या सोशल मीडिया में उठाई गई बातों के आधार पर नहीं हो सकता। जब तक कोई तथ्यात्मक हमारे पास कोई बात नहीं है, आयोग उस पर निर्णय नहीं ले सकता। एक सवाल बहुत देर से सर ये लिख रहे हैं कि बहुगुणा जी एक सवाल पूछिए, ये पोस्ट कोड 52 की चयन संस्तुति कब भेजी जाएगी? हाँ, वो तो एक चयन संस्तुति हम भेज चुके हैं, और दूसरी चयन संस्तुति भी शीघ्र जारी करेंगे। चलिए, शीघ्र जारी होगी। चलिए, आप लोगों के अगर प्रश्न है तो प्रश्न मैं भी तब तक पूछ लेता हूँ। एक तो बहुत जल्दी वन दरोगा का फिजिकल करवाए हुए 3 महीने से रुके हुए हैं हम लोग। हाँ, वन दरोगा में चूँकि माननीय न्यायालय का एक आदेश है कि एक पिटिशनर जो गए हैं उनका मुझे पिटिशन डिसाइड करना है, तो वो भी डिसीजन कुछ दिन में हो जाएगा। उसके बाद वन दरोगा का फिजिकल का कार्यक्रम हम जारी करेंगे। मतलब कब तक आने की उम्मीद है? 10-12 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। पुलिस भर्ती को लेके भी सर बहुत सारे के सवाल है, थोड़ा उस पर भी हमें बता दीजिए। नहीं, पुलिस भर्ती की हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। और उम्मीद है कि जल्दी हम फिजिकल का कार्यक्रम पुलिस विभाग जारी करेगा और हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे। सर, जो सबसे बड़ा सवाल आ रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही आ रहे हैं कि भाई एक इस शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज बच्चे इसमें हो रहे हैं। तो कुछ UKSSC भविष्य में ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि एक ही शिफ्ट में पेपर कराए जाएं पूरे के पूरे, ताकि एक कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो पाए, किसी के बिल्कुल जिसके जितने नंबर आए हैं उसके उतने नंबर होंगे, कम ज़्यादा नंबर का ये फ़र्क ना पड़े। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, एक शिफ्ट के एग्ज़ाम फ्यूचर में संभव ही नहीं होंगे। खासतौर से ऑनलाइन एग्ज़ाम तो बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे प्रदेश में कंप्यूटर नोड्स ही नहीं है। तो जितने जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास दिया है प्रदेश में है, अवेलेबल है, उसी के बारे में आप बात करेंगे। प्लस एग्ज़ाम की प्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने UKPSC और हमें कंपेयर किया, तो वो प्योरिटी ऑफ एग्ज़ाम का मसला हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सिंगल एग्ज़ाम से सिलेक्शन। आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्योरिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही मौका है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही मौका है, तो हमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। इल्ज़ाम का तो सवाल ही नहीं है। UKPSC भी बहुत अच्छा सिलेक्शन कर रही है, पर हमारे पास एक है। उनके पास और सारे मौके हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक मौका है सिलेक्शन का, एक स्टेप है। तो उसी स्टेप को टाइट रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो एग्ज़ाम कराने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है। एग्ज़ाम तेज़ी से कराएं, बल्क में करा दें, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्योरिटी से एग्ज़ाम हो। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मल्टीपल शिफ्ट के एग्ज़ाम नहीं होंगे। मल्टीपल शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे, और उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ, अब नॉर्मलाइजेशन, बच्चे रेलवे का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें 100 शिफ्ट होती हैं, तो वो बता सकते हैं हमें कि वहाँ के फॉर्मूला और हमारे फॉर्मूला में क्या फ़र्क हो रहा है, क्या उन्हें इससे कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जो सिद्धांत पूरे भारत में चल रहा है वो सिद्धांत यहाँ भी चलेगा, और चलना चाहिए। इसको कोई बच्चों को भी स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई मैं गलती नहीं समझता। सहायक लेखाकार को लेके बहुत सारे के बच्चे लिख रहे हैं सर, इसके परिणाम कब जारी होंगे? मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें बहुत सारा, आप जानते हैं, बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारे बच्चों ने कहा इसे कैंसिल करो, तमाम दबाव हुआ,
और उसमें हमने एक जांच कमेटी बिठाई है और सिमिलर वन दरोगा में हुआ है, तो अभी हम वन दरोगा की प्रोसेस में, उसके बाद शायद इस पर भी आयोग निर्णय लेगा। सर एक अंतिम क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। मेरे बच्चे काफ़ी देर से, एक बच्चे बोले कि थर्ड शिफ्ट के साथ धोखा हुआ है, और थर्ड शिफ्ट में आप कितने लोगों का चयन हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है बच्चों का कि थर्ड शिफ्ट बहुत टफ पेपर था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके नंबर घटा दिए गए बढ़ाने की वजह। ये बच्चे जो समझ रहे हैं कि कौन चिंता है, इस पर नहीं है, ये रिस्पॉन्स पर है। जब बच्चों ने अपना जवाब दे दिया क्वेश्चन पेपर में, जो नॉर्मलाइजेशन चलता है, बच्चों ने जब जवाब दे दिया उसके आधार पर दो तरह का मामला है। एक क्वेश्चन हम जब रखते हैं तो पता होता है कि एग्जामिनर उसको एक कैटेगरी देता है, हार्ड और या एवरेज या इजी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हो जाता है तो वही हार्ड इजी हो जाता है रिस्पांस के बाद, उसको ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन रिस्पांस के बाद का मसला है। तो बच्चे जो समझ रहे हैं कि हमारा पेपर हार्ड था, वो बात नहीं है। रिस्पांस के आधार पर जो हार्ड था वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं, क्योंकि इनमें इनका मानना क्या है सर, मैं ये जनता की बात, क्योंकि कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था, उनका कहना है दरअसल हुआ क्या कि थर्ड शिफ्ट में जो लोग थे और सेकंड शिफ्ट में जो लोग थे, इनको पेपर लीक, मतलब वो अपनी उनकी पेपर लीक हो गए तो उनको सारे क्वेश्चंस पता थे, इसलिए वो, क्योंकि ये बच्चा बोल भी रहा है वही, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा भी पेपर लीक का कोई मामला है तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब बात ऐसे लूज में कहने की नहीं है। कोई तथ्यात्मक बात है तो बच्चे जरूर हमारे पास शिकायत बताएं, तथ्य दें, तभी तो उसकी कुछ जांच होगी। ऐसे कोई जांच भी नहीं हो सकती है, तो अफवाह से कुछ नहीं होगा और या आपके कहने से नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का जो सिद्धांत है वो स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, और यहाँ नहीं, IIMs उसको यूज़ करते हैं, SSC उसको यूज़ कर रही है, यूपी की SSC उसको यूज़ कर रही है, वो फार्मूला हमने लिया है। तो सब जगह जो चल रहा है वो हम कर रहे हैं, तो वो और सब बच्चों के लिए एक है, ये नहीं कि किसी के लिए अच्छा हो गया किसी के लिए बुरा हो गया, इक्वल है। लास्ट एक सवाल आपसे पूछना है कि जो पुलिस की भर्ती जो आप देने जाएंगे, एक एज की उसमें बात आ रही है, उसमें एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं इस समय कि कितने तक एज रहेगी, एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी उसमें। आयोग को जो स्कीम मिली है, जो अधियाचन मिला है, उसके हिसाब से हमने फॉर्म भरवाया है। एज बढ़ने का मामला राज्य सरकार का है, ये आयोग का नहीं है, क्योंकि ये नियम में परिवर्तन का मामला है, तो ये शायद इसका जवाब राज्य सरकार को देना होगा। अच्छा, अभी तक मतलब कुछ आप अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं, कोई परिवर्तन की सूचना नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए एक चीज सर ने बिल्कुल बोली है कि कुछ भी लोगों को अगर प्रॉब्लम है इस पूरे पेपर से, आप लिखित में अपनी जानकारी ईमेल द्वारा या फिर पत्र द्वारा इनसे संपर्क कर सकते हैं, और जिनके बारे में भी जांचें होनी होंगी वो जांचें जरूर होंगी। हम भी चाहते हैं पेपर रद्द ना हो, क्योंकि एक तो सर ने जैसे बताया 7 करोड़ रुपए लगते हैं पेपर पूरे कंडक्ट करवाने में, तो ये पेपर रद्द भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गलत है, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, जो त्रुटियां आपको लग रही हैं, आप आयोग तक लेके आइए। बडोनी जी कहा है कि हम उनको तथ्यात्मक ढंग से और उसमें रचनात्मक तरीके से उसमें जांच की जाएगी। अगर कुछ भी वैलिड होता है तो उन लोगों को, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। यही है ना सर? बिल्कुल। चलिए फिर जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, पर्वतजन पर और पर्वतवाणी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपने मेरा रूम नहीं दिखाया।